अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, मौसम जो है शहर कायद का वो कुछ कुछ बेहतर होने लगा है, लेकिन फिर भी इस मौसम के साथ दिन में जिस तरह की गर्मी है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है। और आज इसी हवाले से हम बात करने वाले, हमारे साथ जो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे उनसे हम ये भी पूछेंगे कि इस गर्मी में जो है वो किस तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट रखा जा सकता है। अच्छा, जब ख़वातीन ये बात कर रही होती है ना कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे पानी पीने के बावजूद भी, बहुत सारा पानी पीने के बावजूद भी स्किन ड्राई रहती है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर जाके जो है अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन इस गर्मी में यानी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इन है जिसमें लोगों को बहुत सारी जो है ना वो हीट रैश भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बारीक बारीक उसमें दाने हो रहे होते हैं। तो उसको कभी भी घर में ट्रीट ना करें, आप सिर्फ यही करें कि अच्छे से उसको धोएं, सुखाएं और ज़रूर जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराएं। चलिए जी, खबरों के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। और आज क्या है, आज मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जो है फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं। तारीख रकम हो गई है जी हाँ, जिस तरीके से कहा जा रहा था ना कि इस वर्ल्ड कप में अब बहुत सारे शायकीन आने वाले हैं, मतलब अब जो जुनून है, जो जज्बा है वो पहले से कहीं दुगना है। तो भाई अब जिस तरीके से स्टैट्स आ रहे हैं, आदाद शुमार आ रहे हैं, तो आगे जो मैचेस होंगे, आगे जो ये सनसनीखेज़ मुकाबले होंगे, इसमें तो आवाम जो है जौक दर जौक वहाँ पर जाएगी। तो जी, आदाद शुमार के मुताबिक फ्रांस, सेनेगाल, इराक, नॉर्वे, अर्जेंटाइन, अलजायर, ऑस्ट्रिया, उर्दन के मैचेस में रिकॉर्ड हाजिरी रही। फीफा के जो सदर हैं इन्फेंटो, उनका कहना है कि 16 जून 2026 वर्ल्ड कप की तारीख में यादगार दिन बन गया। शायकीन ने टूर्नामेंट में रंग जोश और यादगार माहौल पैदा किया। जबकि इस फेडरेशन के फीफा के जो सदर हैं उनका कहना था कि वर्ल्ड कप 2026 दुनिया भर में फ़ुटबॉल की मकबूलियत का मज़हर है। जो टिकट्स हैं उसकी बदस्तूर तलब जो है वो बुलंद है। शायकीन दस्तयाबी के लिए बाकायदगी से मालूमात हासिल करें। इसके अलावा जो है जो ये फीफा वर्ल्ड कप है 2026, इसमें एक रोज़ में स्टेडियम में हाज़िरी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ। फीफा के आदाद शुमार के मुताबिक 16 जून को मेगा इवेंट के 4 मैचेस में मजमूई तौर पर 2,81,223 शायकीन जो हैं वो फुटबॉल स्टेडियम पहुँचे। अमेजिंग जो है वहाँ पर मनाजिर थे। ये जो जितने भी शायकीन वहाँ पर थे, इनकी जो तादाद थी, ये जो हाज़िरी है फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा तमाशाइयों की आमद का नया रिकॉर्ड बना दिया। और इससे पहले 1994 वर्ल्ड कप में 2,77,070 शायकीन जो हैं वो उनकी आमद हुई थी स्टेडियम में। तो ये जिस तरीके से अब रिकॉर्ड बना है, दैट्स अमेजिंग। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो जारी हैं और अमेजिंगली जारी हैं। अच्छा जी, शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। शहर कायद का जो मौसम है उसका जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी है। बादल आते हैं, हम समझते हैं कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होती और फिर दिन में गर्मी हो जाती है। तो आज मौसम निस्बतन गर्म और मरतूब रहने के साथ रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। आज शहर कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का जो तनासुब है वो है 72% और हवा इस वक्त जुनूब मगरिब से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। तो ये है जी वो ख़बर जिसकी वजह से हम लोग सारे परेशान रहते हैं कि भाई मौसम किसी तरीके से बेहतर हो जाए, ताकि जो वबाई अमराज हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, उससे जो है वो हम बच सकें, दूर जा सकें। अच्छा जी, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट के बारे में बात करते थे। जी, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 11 माह में रिकॉर्ड 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गई है। अच्छा जी, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में IT की बरामदात में 20% इजाफा हुआ है, यानी कि ये इट्स ह्यूज नंबर। जुलाई 2025 तब मई 2026 IT बरामदात 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही। मई 2026 में सालाना बुनियादों पर IT की बरामदात 13% बढ़ी हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह मई में IT की बरामदात 37 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रही। रवा माली साल IT बरामदात 4.5 अरब डॉलर से तजावज़ करने का तखमीना है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2024 और 25 में IT की बरामदात का हजम 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स था। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं और ख़बर कुछ इस तरीके से है। कौमी इदारा सेहत ने शदीद बारिश और सैलाब से मुतादी अमराज के फैलने के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया। ये वो ख़बर है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और
आपने बहुत एहतियात करनी है इस मौसम में, और जब आप इस मौसम में एहतियात करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। चलिए जी, अब शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे और आज एआई के हवाले से बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो है किस तरीके से आसानियाँ पैदा कर सकती है और हमें इसको कैसे सीखना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे एआई के नए फीचर्स के हवाले से। कौन कौन से ऐसे नए फीचर्स हैं जो कि अब इन हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आज सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है महाजबीन, तो उनसे हम पूछेंगे कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, ये जो ऐप्स हैं, इसके ऊपर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो ऐप्स हैं सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करने के लिए नहीं होती हैं। ये जो ऐप्स हैं सिर्फ जो है वो इस तरह की चीज़ें कि रैंडम आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं, बल्कि इसलिए भी होती हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, आप इससे पैसे कमाएं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप उससे फ़ायदा उठाएं, उससे पैसे कमाएं और घर बैठे आप जो है बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन, आप अगर एक्सपर्ट हैं, अगर आप मतलब कुकिंग अच्छी करती हैं तो अपनी रेसिपीज़ आप शेयर कर सकती हैं यहाँ पर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इनसे कैसे पैसे कमाए जाएँ, एआई के नए फीचर्स क्या हैं, 2026 में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है महाजबीन अलवीना मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एआई एक्सपर्ट हैं। हेलो महाजबीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हेलो सबा, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा महाजबीन, ये बताइए कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतनी जल्दी चेंज आ गया। तो अब 2026 एआई के नए फीचर्स कौन से हैं? अच्छा जी सबा, देखिए मैं जो है वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हाँ एआई एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको हाँ, उसी लिहाज से जो है वो चीजें बता श्योर सकती हूँ। श्योर श्योर। बिल्कुल, ये है कि एल्गोरिथम्स जो है वो बहुत ज्यादा तब्दील हो गए हाँ हैं और अब एल्गोरिथम्स कस्टमाइज होकर आपको वही सारी जो है वो क्या कहते हाँ। हैं रील्स दिखाते हैं, शॉर्ट रील्स दिखाते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। शॉर्ट रील्स ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का और अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के ऊपर लाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। पहले हमने देखा था कि जो ज्यादा दौर था वो यूट्यूब का था। 2017-18 वो टाइम था जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो थे वो ज्यादा पैसे कमा सकते थे यूट्यूब से। लेकिन अब हमारा जो फोकस रिटेंशन है वो भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है और आपने देखा होगा बच्चे बड़े सब जो हैं वो जल्दी जल्दी रील्स देखने को ज्यादा फोकस देते हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको अपना कंटेंट क्रिएशन मैकेनिज्म जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा राइट। ताकि वो अपनी ऑडियंस को और ज्यादा इंगेज कर सके। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट आती है शुरू के कुछ मिनट के अंदर, उतना ही ज्यादा जो एल्गोरिथम होता है उसको लगता है कि ये कंटेंट जो है वो काम का है और वो और लोगों के पास पुश कर रहा होता है, जिसको हम इंप्रेशन कहते हैं, यानी कि और लोगों के पास आपका कंटेंट डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। लोग ये कर सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि अगर आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ टीचर और यू आर एन एंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ट्राई टू बिल्ड दैट इन पब्लिक। हम इसको बिल्ड इन पब्लिक कहते हैं, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप उसको कंटेंट क्रिएट कर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। Why is that necessary? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इससे आप अपना एक जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करते जाते हैं, यानी कि आपने जो भी काम करा है एक उसकी सोशल डॉक्यूमेंटेशन बनना शुरू हो गई। आपको खुद को भी याद रहेगा, यू आर लीविंग अ ट्रेल। आप अपने लिए, आगे देखने वालों के लिए एक ट्रेल रखते हैं, ठीक है? तो आपको पता चलता रहता है, यू विल लुक बैक आफ्टर 10 years 5 years, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाले स्टेप से मैंने ऐसे सारा का सारा काम किया था। नंबर 2, आपकी ऑडियंस डे 1 से आपको जानती है। कुछ इस तरह के न्यू ब्रांड्स हैं जिन्होंने जब स्टार्ट किया, उन खवातीन ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने जब वो मार्केट जा रही थी, जब वो कपड़ा सोर्स कर रही थी, जब वो धागे सोर्स कर रही थी, टेलर से मिल रही थी, उन्होंने एक कपड़े बनाने की ब्रांड लॉन्च की थी, तो उन्होंने डे 1 से जो है वो ऑडियंस बिल्ड करना शुरू कर दी। ये आपको फ्री के अंदर ऑडियंस मिलती है, ये आपकी फ्री के अंदर मार्केटिंग हो जाती है। बिल्ड इन पब्लिक इज वेरी गुड मैकेनिज्म। दूसरा, खवातीन जो है वो जो भी काम कर रही हैं अब उसको कमर्शलाइज करना उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, अपनी ऑडियंस क्रिएट करना आसान हो गया है। दूसरा, इट्स नॉट नेसेसरी नाउ कि आप जो है वो खुद ही कैमरे के सामने आए और खुद बोले, बिकॉज कैमरा शाय भी होते हैं ना लोग। अब सोशल मीडिया टूल्स जिसके अंदर वीडियो क्रिएशन बहुत आसान हो गई है, हीजन आया है, अभी गूगल के न्यू मॉडल्स आए हैं कुछ, तो एंड दे आर सो वंडरफुल एट वीडियो एडिशन कि वो एक प्रॉम्प्ट के ऊपर ही कंप्लीट वीडियो एडिट कर देते हैं। मेनली एआई के नए जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं जो ट्रेंडिंग फीचर्स हैं 2026 में?
देखिए, डेवलपमेंट के अंदर जो है वो गूगल ने एंटी ग्रेविटी लॉन्च किया हुआ है, सो जो हाँ। डेवलपर्स हैं वो डायरेक्टली अब एक प्रॉम्प्ट से जो है ऐप डेवलप कर सकते हैं। हम्म। सो जो एआई कंटेंट, एक पूरी फील्ड बन के आई है एआई कंटेंट क्रिएशन। अब जो जैसे आप पहले पिक्चर्स बनाते थे, रील्स बनाते थे या बाकी सारी चीजें एडिट कर रहे होते थे, अब वो सारे लोग जो है वो एआई के थ्रू ये कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग द स्किल। आप उस स्किल को खुद ही एआई के थ्रू भी पॉलिश कर सकते हैं। सही। इससे एआई। क्या फायदा हो जी जी जी, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या फायदा हो सकता है कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप, बिकॉज बहुत देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता काम करने का ना, तो वहां पर आप इस तरह के क्लाइंट्स ढूंढकर अपनी सर्विसेज को और चीपर रेट्स के अंदर क्या कहते हैं ऑफर कर सकती हैं, बिकॉज वो सारा टाइम आपका सेव होगा। यू विल नॉट हैव टू मैनुअली audit and edit a video. What you can do is just you can now use an AI platform for that. सही, बिल्कुल। अच्छा, अभी जिस तरह से हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना, अभी शुरू में ही जिस तरह आपने बताया कि भाई अगर कोई कुकिंग एक्सपर्ट है तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो लोग यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। हाँ, एआई इस सिलसिले में क्या हेल्प करता है उन लोगों की जो एआई के थ्रू एआई का कंटेंट डालकर सोशल मीडिया पर पैसे कमाते हैं, वो क्या तरीका है? जस्ट लाइक अगर के कोई ऐसी पिक्चर है, जस्ट अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं कि फीफा में बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं जो कि लोग फेसबुक पर अपलोड नहीं कर सकते या यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको देखना होता है कि जी कॉपीराइट का इशू ना आए, तो आप वो पिक्चर्स फिर एआई के थ्रू जो है जनरेट करके बना रहे होते हैं और फिर जब आप फेसबुक पर डालते हैं तो उससे भी आपके व्यूज़ आते हैं और पैसे मिल रहे होते हैं। तो वो कौन से ऐसे एआई के फीचर्स हैं जो आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं तस्वीरों की सूरत में, रील्स की सूरत में, और पैसे कमा सकते हैं? एआई इस तरह से किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है सोशल मीडिया को? देखिए, एआई जो है वो सोशल मीडिया को हर तरह, एआई बेसिकली सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेटेड होता है। एआई एप्स जो आप सोशल मीडिया की एप्स जो आप बात करें, हाँ। इनके रूल्स जो होते हैं वो ऐप टू ऐप डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ। यूट्यूब जो है वो भी मार्क करता है इस तरीके से। लिंक्डइन अगर आप देखो, लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई पिक्चर है और आपने एआई से जनरेट करवाई हुई है तो उसको सीआर कर मार्क कर देगा। जैसे ही हम वो कंटेंट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये एआई मार्क्ड है। सो ये सारे का सारी जो आप बात कर रही हैं ये टूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो भी कंटेंट आप क्रिएट करवाना चाहती हैं उससे रिलेटेड आपको टूल्स मिल जाएंगे और वो टूल्स आप बहुत इजीली, देयर इज एन एआई फॉर दैट करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाइए, वहां से सर्च कीजिए अपने पर्टिकुलर टूल्स को और उन टूल्स को यूटिलाइज कीजिए टू क्रिएट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू वांट। Once you have created the content, आपको देखना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, आपका प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है, whether it is Instagram, whether it is Facebook, और आप किस तरीके का कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट करना चाहती हैं। फिर आप उसकी क्या कहते हैं जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसकी रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको स्ट्राइक ना पड़े, एंड देन आप उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपना जो भी आपका कंटेंट होगा। बिल्कुल, और ये तो वेरी करता है कि टॉपिक टू टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक पर हैं और किस टॉपिक की आप क्या चीज़ जो है जनरेट करवाना चाहते हैं। अच्छा, एआई जो है वो एजुकेशन के लिए भी बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मेडिकल सर्विस के लिए भी यूएसए में तो बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल होता है। आपके ख्याल में क्या एआई का इस्तेमाल मेडिकल पर्पज़ के लिए ठीक है? देखिए, एआई का इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेस के लिए अभी तक, क्योंकि हमारे पास जनरल पर्पस एआई है। देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, अभी हमारे पास ANI है, which is artificial narrow intelligence, and it is somewhere ANI and AGI, artificial narrow intelligence और artificial general intelligence। ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होगा कि ऐसा सिस्टम होगा जिसके पास हर तरह की नॉलेज होगी और बहुत अच्छे से एडवांस आंसर्स कर सकेगा, इंसानों की तरह सोच सकेगा। अभी तक हम इंसानों की तरह सोचने वाले सिस्टम नहीं बना सके हैं। हम नैरो जो आप सारे हमारे चैटबॉट्स देखती हैं, मॉडल्स देखती हैं, वो सारे जो है वो नैरो बॉट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होती है। अब और उससे थोड़ी सी एडवांस हो गई है लेकिन अभी इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंची है। ये जो आप बात कर रहे हैं, जो हम कोई मेडिकल सिस्टम बनाए, तो या तो क्योंकि अगर देखें कोई पेशेंट आता है और वो आता है चेस्ट पेन के साथ, चेस्ट पेन 20 बीमारियों का सिम्टम हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या जरूरत है, उसके लिए आपको या तो एडवांस डॉक्टर्स की जरूरत है या तो इंतहाई एडवांस सिस्टम्स की जरूरत है। एडवांस सिस्टम बन चुके हैं लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप कोई नॉर्मल बॉट को जो कि कन्वर्सेशनल मॉडल है उसको यूज करना चाह रहे हैं किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आप डॉक्टर की राय के बारे में जानना चाहते हैं, सेकंड थॉट लेना चाहते हैं चैट जीपीटी से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो वो आप कर सकते हैं,
वो इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सही। कुछ दवाई खाने से पहले या सेल्फ मेडिकेशन के लिए आपको एआई को बिल्कुल भी यूज नहीं करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यूज़ करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की माजूबीन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन उस हद तक इस्तेमाल करें जहां पर आपको खुद भी नॉलेज हो कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। और मेडिकल के लिए यानी कि मेडिसिन के लिए, दवाइयों के इस्तेमाल के लिए एआई का इस्तेमाल ना करें। उसके लिए डॉक्टर मौजूद हैं, उन्हीं से रब्ता करें और उन्हीं से ही आप अपनी जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। बाकी एआई हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत की हामिल है। इससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। घर में बैठी हुई ख़वातीन जो है उनको भी एआई का इस्तेमाल आना चाहिए, तो ज़रूर एआई सीखिए। ये जब आप लोग सीख लेंगी ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगी। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं हम सेहत के मुतालिक और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। अच्छा, बच्चों की बहुत एहतियात करनी चाहिए। बच्चों के साथ जो है ना जिस तरह की ट्रीटमेंट रखनी चाहिए वालिदैन को, घर वालों को, बहुत ख़ास है। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना ये बहुत ख़ास होते हैं, दिल के करीब होते हैं, लेकिन जब ये इनको कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस इनको लग जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम आज जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मम्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है बच्चों में, और यूजुअली यही होता है कि 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, 5 से 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा जो है होता है। इस उम्र के बच्चे ज़्यादा इस जो है वो इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ डॉक्टर नाज़िया रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सबा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक सेम यू। टू यू। अच्छा जी, क्या इलाज है मम्स का, क्यों होते हैं और क्या ख्याल रखना चाहिए वालिदैन को कि बच्चों के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती हैं स्कूल जाते हुए या फिर जब वो बाहर खेलते हैं तो उनको कैसे इस डिज़ीज़ से बचा सकते हैं? अच्छा, जैसा आप जानती हैं मैं सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज से हूँ और हमारे पास भी ऑलरेडी बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के, मीजल्स के, मम्स के, चिकन पॉक्स के। हीट स्ट्रोक तो खैर अब थोड़ा सा हल्का हो गया है, थोड़ा लेकिन सा हल्का हाँ, हुआ है लेकिन क्योंकि ये हम viral इंतज़ार कर infections- रहे हैं कि बारिश हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी बेसिकली मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों को हो रहा है अभी। रेगुलर बेसिस पे कह लें आप 10 से 12 केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें इनिशियल साइंस आ रहे हैं, जैसे फ्लू है, बुखार है बच्चों को, नज़ला ज़ुकाम है, तो ये वाले केसेस हैं। मम्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो 15 से कह लें 18 दिन वायरस होने के बाद से उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं बच्चे को। इनिशियली बहुत ही हल्का फुल्का सिम्टम लगेगा आपको, जैसे कि नज़ला हो गया बच्चे को, बुखार हो रहा है, थकन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, प्रॉपर आपको लगेगा थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन है, सही हो जाएगा। लेकिन विद टाइम फिर इसके अंदर 5 दिन के अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग आपके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर होती है, जो कान के सामने होता है, पीछे होता है, तो इट कुड बी ऑन वन साइड या दोनों साइड से भी स्वेलिंग हो सकती है। इसको कुछ कान से रिलेटेड भी इसकी कोई डिजीज़ होती है जिसको इसको उर्दू में भी कुछ कहा जाता है, मैं जो है ना वो स्किप कर रही हूँ शायद, लेकिन वो यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है और वो जो है वो बहुत पेनफुल होती है और बच्चे जो है जब अगर वो गर्दन भी ऐसे कर रहे होते तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन भी है कि खुदा ना करे हेयरिंग लॉस भी हो सकता है बच्चों को अगर प्रॉपर्ली इसका ट्रीट ना किया जाए। तो यूजुअली हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जो थूक बनाते हैं मुंह के अंदर, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, वायरस वहां जाके बैठता है और वहां जाके स्वेलिंग करवाता है। तो इस चक्कर में उनकी यहाँ पे पूरे आप देखेंगे फेस के अंदर, उनके ओवरऑल फेस पे नहीं होती लेकिन उनके साइड्स के ऊपर स्वेलिंग काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये सिम्टम। अच्छा, और मम्स के अंदर ये भी एक चीज है कि स्वेलिंग से 2 दिन पहले और स्वेलिंग के 5 दिन तक सबसे ज़्यादा कंटेजियस स्टेज है, मतलब एक बच्चे से किसी दूसरे इंसान को लग सकती है ये बीमारी। तो हमने और माओ ने ख़ास तौर पे वो बच्चों से दूर नहीं रह सकते, राइट? आपने देखना भी है, बच्चों का ख्याल भी रखना है। तो हमने कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं एज अ पेरेंट, कि हमने एक तो मास्क पहन के रखना है, क्योंकि हमें पता है कि जब वो बच्चा छींकेगा या उसका थूक का कांटेक्ट किसी भी दूसरे इंसान से होगा, उसके खाने के बर्तनों के थ्रू, या उसने कहीं टच किया है या उसने छीका है अपने हाथ पे एंड देन वो उससे दरवाज़ा खोला है फॉर इंस्टेंस, तो अगर उससे ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे इंसान को। तो वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एज अ पेरेंट वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। सही, उसके लिए जो है ना वो टेक केयर करनी चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह से बच्चे बाहर खेलते हैं, बाकी बच्चे भी खेल रहे होते हैं, अगर किसी एक बच्चे को मम्स हैं तो ज़ाहिर उसको फ़ौरन तो नहीं पता चलता कि मुझे ये डिजीज़ है या बीमारी है। जितनी देर में वो अलामत जाहिर होती है उतनी देर में दूसरा बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका होता है।
तो क्या केयर करनी चाहिए, अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या है, वालिदैन को कैसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये तो बच्चे में जो है प्रॉब्लम है और इसको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अच्छा, हम दूसरे बच्चों को तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते कि बच्चे को फ्लू है, नज़ला है, जुकाम, ना ही हमारे बच्चा हमें बताता है कि हमारे किसी दोस्त को इस तरह की चीज़ है। लेकिन एज अ सिटीजन या एज अ पेरेंट भी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे को नज़ला है, जुकाम है, तो हमें एक तो स्किप कराना है स्कूल उसका, हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ उसकी रिस्ट्रिक्ट करानी है, हमें उसको आइसोलेशन में रखना है। थोड़ा सा तकलीफदेह काम है एक बच्चे को बंद करके रखना घर के अंदर, लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस हैं जिससे हम फॉलो कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं दूसरे बच्चे को ना लगे। और दूसरी चीज़ जो है, हमें हाइजीन का ख्याल और सैनिटाइजेशन का। आई फील ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हर बंदा ख्याल रखे तो काफ़ी सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन से ना बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही है, वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ओवरऑल अगर हम बच्चों की केयर के हवाले से बात करें तो उनको किस तरह का एटमॉस्फेयर देना चाहिए, डाइट के हवाले से क्या करना चाहिए, और पानी, ये जो हम जिस शहर में रहते हैं ना और जो हम पानी पीते हैं, यकीन करें इस पानी की वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज़ होती है, लोगों के गुर्दे तक फेल हो जाते हैं। और अगर ये पानी वाकई इतना गंदा है, आलूदा है, तो बच्चे अगर इसको पी रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा होगा, और वो तो पेट की बीमारियों के दर्द में भी मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो टाइफॉइड भी बीच में काफ़ी ज़्यादा पीक पे जा रहा था, वो इसी वजह से है कि क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है पीने के लिए बच्चों के लिए भी। तो हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि अगर हमारा बॉटल्स भी आ रही होती है तो उनको बॉयल कर रहे होते हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, ताकि हम उनको एटलीस्ट क्लीन पानी या साफ़ सुथरा पानी बिल्कुल दे सकें। पानी के साथ साथ आई फील के डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी बच्चों के लिए। छुट्टियाँ चल रही हैं, हर दूसरे दिन फरमाइश होती है बाहर से खाना है, ये खाना है, वो खाना है, राइट। तो उसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है, हमें मेक श्योर करना है कि सब्जियों को इनकॉर्पोरेट करें, फल आ गए हैं, फल को इनकॉर्पोरेट करें डाइट के अंदर। सॉफ्ट डाइट बच्चों के लिए रखें, बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला, तेल, वो सारी चीज़ों से परहेज़ करें। जितना डाइट अच्छा होगा आपका इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ साथ मैं जो हाइजीन की बात मुसलसल करती रहती हूँ ऑलमोस्ट, तो उसका तो हमें ख्याल रखना है। आपको आई फील के मेरे बच्चे के बैग में भी मैं सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई होती हूँ हमेशा, के मेक श्योर कि वो हर दफ़ा यूज़ कर रहा हो जब उसको ज़रूरत हो, खाने से पहले, खाने के बाद, कहीं आना जाना है बाहर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जिनकी हम ख्याल रख सकते हैं, जिनके बारे में ख्याल रखा जा सकता है। और अगर मतलब स्कूल गोइंग जो किड्स होते हैं ना, उनको खुद अपने तौर पर भी आपको गाइड करना चाहिए कि आप उनको अपने तौर पर भी गाइड करें कि भाई आपने ये SOPs रखनी है कि आपने किसी की जो बॉटल है वो यूज़ नहीं करनी, किसी के साथ जो है आपने इस तरह से कांटेक्ट में नहीं रहना कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो वो आपको भी जो है वो इन्फेक्ट करे। अच्छा, मसला सारा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको इस बात की नहीं अकल समझ होती। वो जाहिर सी बात है, वो सब जब मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, तो हाइजीन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब जो कॉमन डिजीज़ होती हैं, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि भाई स्किन इन्फेक्शन हो गया, या मम्स हो गए, या फिर ये मलेरिया की शिकायत है, या ये मीज़ल्स हैं, इनमें सबसे कॉमन क्या होता है और आप लोग क्या एहतियाती तदबीर देते हैं? ये पूरा, क्योंकि अब ये सीज़न गर्मी का है तो उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पेट की बीमारियों से मुतालिक भी बहुत सारे बच्चे जो है वो आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सारे जो आपने इन्फेक्शंस बताए उसमें ज़्यादा ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है। अब वायरल इन्फेक्शन की कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है नहीं, उनको एंटीवायरल्स हम देते नहीं हैं, तो इनकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होती हैं हर जगह। हमें उनके सबसे ज़्यादा उनको हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी बच्चे को। साथ साथ गर्मी है तो उसके अंदर हाइड्रेशन का हमने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उनको मेक श्योर कराना है लूज फिटिंग वाले कपड़े भी पहन रहे हों वो बच्चे, अपने आप को साफ भी रख रहे हों। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस आपने ना कॉन्स्टेंटली बच्चों को के दिमाग के अंदर हैमर करने की ज़रूरत होती है, आपने उनको कॉन्स्टेंटली बताना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मीज़ल्स है, अभी मीज़ल्स के ही मैं पढ़ी थी, इस साल के 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं मीज़ल्स के। एंड मीज़ल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको स्टार्ट वही होता है नज़ला, ज़ुकाम, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रैशेज़ आपके मुँह के ऊपर बच्चे के, एंड देन फिर बॉडी के ऊपर जा रहे होते हैं। इसका भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि हम बच्चे को हाइड्रेट रखते हैं, उसको पेन किलर दे रहे होते हैं साथ साथ, और क्या कहते हैं उसकी हाइजीन का, एंड मेक श्योर करते हैं कि उसको आइसोलेशन में रखें। तो वायरल इन्फेक्शन का कोर्स यही है कि वो अपने टाइम पे जाता है, 1 हफ्ता लगाएगा, 2 हफ्ता लगाएगा ख़त्म होने में, लेकिन वो अपने टाइम पे लगाएगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम के अंदर एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं की तो वहाँ पे फिर वो खुदा ना करे कॉम्प्लिकेशन से बदलती हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए।
बच्चों में, जिन बच्चों में मम्स होता है, इम्यूनिटी का कितना ताल्लुक है उससे? अच्छा, मम्स हो गया, मीजल हो गया, रुबेला हो गए, ये सारे जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, इन सब का ताल्लुक वैक्सीनेशन से है। अगर हमारे बच्चे की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं है तो किसी ना किसी स्टेज पे उसको जाके ज़रूर होगा, इस तरह की कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो सकती है। अब 3 तरह के एज ग्रुप हैं जिसकी हम यूजली बात करते हैं। बच्चों के अंदर बात करें तो 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उनकी माँ से ही इम्यूनिटी उन्हें मिली हुई होती है, तो 1 साल तक तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन 5 साल से 9 साल की वो उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो सकती है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो 15 से 24 साल के दरमियान, बुढ़ापे की बात करें, बूढ़े लोगों की बात करें तो उसमें 40 से ज़्यादा के उम्र के अंदर लोगों में बहुत रेयरली पाया जाता है इस तरह की चीज़। तो मेन जो है ना 15 से 24 एंड 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर इसकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो EPI है, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसकी जो फ्री वैक्सीनेशंस लगती हैं उसमें मीजल्स और रुबेला अभी तो शामिल है, क्या कहते हैं MR1 और MR2 वैक्सीन, लेकिन अभी मम्स शामिल नहीं है। तो मम्स यूजुअली प्राइवेटली लगा रहे होते हैं MMR वैक्सीन के थ्रू। तो अगर आपका बच्चे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो 12 महीने पे 15 महीने पे उसको वैक्सीनेशन लगेगी। अगर आपको 4 साल के बाद, या फिर हो रहा है कि क्या कहते हैं 4 साल का बच्चा हो गया है, 5 साल का हो गया, मैं वैक्सीन शायद भूल गई हूँ या लगाया नहीं है बच्चे ने, तो आप एक वैक्सीन का डोज पहले लगाते हैं, फिर 4 हफ्ते के गैप से आप दूसरी वैक्सीन का डोज लगाते हैं। सो बेसिकली इस तरह से होता है। पहली वैक्सीन उसको लगेगी 12 से 15 महीने पे, दूसरी उसको 4 साल की उम्र पे। और अगर फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 15 साल का है और आपको पता है कि उसकी MMR वैक्सीन नहीं हुई है तो आप पहली डोज लगाएं उसको एंड देन 4 हफ्ते के गैप से फिर दूसरी डोज लगाएं। चलिए जी, ठीक है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर नाजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त बच्चों की सेहत के मुतालिक। अच्छा डॉक्टर नाजिया, हम तकरीबन सारे ही इसके जो की पॉइंटर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि मम्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। जहाँ पर इम्यूनिटी की मैं बात करी थी, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं बात करी थी, नेग्लिजेंस ऑफ वैक्सीन्स, ये जो है ये कितनी ज़्यादा अकाउंटेबल है? जो पेरेंट्स इसका ख्याल नहीं रखते हैं, टाइम पर वैक्सीन नहीं लगाते हैं, उनके हवाले से बताइए कि क्या नुकसान हो सकता है बच्चों को? अच्छा, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स एक तो अवेयर नहीं है वैक्सीनेशंस के बारे में कि कौन कौन सी लगती है। उन्हें पता तो है कि वैक्सीनेशन है, पर कौन कौन सी लगती है, कब लगती है, उसके बारे में उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। तो यूजुअली मेरे हिसाब से जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे ही हमें पूरा एक कार्ड दे दिया जाता है वैक्सीनेशन का कि बच्चे की कौन कौन सी वैक्सीनेशन ड्यू है। उसको कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि बाद में जाके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है उस चीज़ के लिए। देखिए, एक मिसकंसेप्शन भी है कि पता नहीं इससे क्या होगा, लाइव वायरस आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इससे और कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कोविड की वैक्सीन के ऊपर भी चल रहा था बीच में कि उससे कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो वो वाली चीज़ को ना, ये एक स्टिग्मा है, ये टैबू है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। बट अगेन, अगर मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आफ्टर द बर्थ पोलियो की भी लगती है, टेटनस की भी लगती है, राइट। तो ये मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, ये सारों की लग रही होती है। 1978 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट का, 2021 में रुबेला ऐड हुआ है। रुबेला एक फिर से वायरल इन्फेक्शन है जो अगर प्रेग्नेंट औरतों को हो जाए तो उनके बच्चे के अंदर डिफेक्ट होते हैं फिर। तो वो बहुत ज़्यादा उसके जब राइज हो रहे थे उसके स्टैट्स, तब जाके गवर्नमेंट ने उसको ऐड किया है अपने EPI स्केड्यूल के अंदर भी। अब यूजुअली ये जो बीमारियां हैं जिनसे अमवात का बहुत ज़्यादा ख़दशा है, तो उसमें मम्स, मीज़ल्स और रुबेला टॉप नंबर पे आ रहे होते हैं। मम्स ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चा यूजुअली रिकवर कर जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बहुत कम केसेस मैंने भी अपने टेन्योर में देखे होंगे जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो या इस तरह का कोई मसला हो। तो वैक्सीनेशन हमें अवॉइड नहीं करनी है एज अ पेरेंट। 1-2 वैक्सीनेशन शायद मुझसे भी कभी स्किप हुई हो, तो हमने मेक श्योर कराना है कि हमने उसका जो नेक्स्ट है डॉक्टर से बात करके कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं जो मिस हो गई है उसको किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि हर वैक्सीनेशन का एक कोर्स होता है, उसको सर्टेन गैप से दिया जाता है, बच्चे की तबीयत देखी जाती है। अगर बच्चा आपका फीवर है उसको या उसकी कोई तबीयत ख़राब है, उस दौरान हम वैक्सीनेशन नहीं लगाते, वरना वो चीज़ और ख़राब हो सकती है। तो हमने ख्याल करना है कि वैक्सीनेशन एक तो मिस नहीं करनी है, उसके फिर बूस्टर डोजेस भी लगते हैं बड़ी एज तक आके, तो वो भी कंटिन्यू रखना है। वैक्सीनेशन का चार्ट आपके पास हमेशा बच्चे का ज़रूर होना चाहिए। और अगर एडल्ट एज के ऊपर जाके लगता है कि नहीं यार हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है या हमारी खुद की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तब भी हम बूस्टर डोज लगा के अपने आप को उस चीज़ से सेव कर सकते हैं, उस चीज़ से सेव कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छा बताया कि भाई वैक्सीनेशन ना लगाने के क्या नुकसानात हैं,
वहीं पर ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये मिथ है या वाकई ये सच है, इस बात को इस बात से रिलेट करते हैं कि अगर मदर्स के अंदर बहुत कम इम्यूनिटी होती है या वो जो है उनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी डिजीज़ होती है तो वो भी बच्चों के अंदर आती है और उसका ताल्लुक भी इन बीमारियों से होता है। क्या वाकई ऐसा सच है या मिथ है या क्या है? अच्छा, माँ के अंदर अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, इम्यूनिटी की बात नहीं करते यहाँ, जेनेटिक की बात करते हैं, ठीक है। अगर जेनेटिक जो उनको इनहेरिट हुई है उनके पेरेंट्स से, वो बीमारियां अमूमन तौर पे बच्चों में जाती हैं, ट्रांसफर होती हैं। इवन सेम बाप की भी अगर कोई इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बच्चे में ट्रांसफर होती है। जहाँ तक बात है इम्यूनिटी की, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी एक माँ अपने बच्चे को देती है, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। जो 1 साल तक बच्चा बीमार नहीं होता या उसको इस तरह के वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, वो क्यों नहीं होते? जस्ट बिकॉज के मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, एंड देन बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है 1 साल तक, एंड अलॉन्ग विद दैट फिर वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है। तो डेफिनेटली फीडिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है इन सारी चीज़ों का। सही। तो इसमें ओवरऑल जो मदर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्या उनको बताना चाहेंगी कि उनको क्या खाना पीना चाहिए, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी जो है बेहतर करनी चाहिए? क्योंकि हम डॉक्टर नाज़िया बहुत इस हवाले से बात तो करते हैं कि इम्यूनिटी बेहतर करने के तरीके 100,000 हैं, लेकिन मसला ये है कि वो कौन से रेलेवेंट फूड कौन सा है, रेलेवेंट तरीका कौन सा है जिससे वाकई आप जो है कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बढ़ सकती है और आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डाइट में नहीं लेते। हमारे यहाँ अगर कोई सालन भी बन रहा है, दाल चावल भी बन रहा है, हम समझते हैं वो बहुत हेल्दी बन रहा है, ये इसको ले लेंगे तो सारा जो न्यूट्रिएंट लेवल है हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं हो रहा होता है। मदर्स को बहुत ज़रूरी है कि एक मल्टीविटामिन आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि आपके सारे खाने के अंदर ज़रूरी नहीं है आपको विटामिन ए, बी, सी सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर। विटामिन डी हमें मिल तो रहा है धूप में जाने से बाहर, लेकिन हम गलत टाइम पे बाहर जा रहे होते हैं बेसिकली। सुबह की जो फर्स्ट टाइम जो पहला सूरज निकलता है बाहर, जो उस टाइम पे होता है, तो दैट इज मोर रेलेवेंट कि हम उस टाइम पे विटामिन डी, सन ब्लॉक लगा के छत पे जा रहे होते हैं कि पहले जो है वो हम सन बाथ लेके आते हैं और उसके बाद फिर जो है विटामिन डी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने पहली धूप जो है उसमें जाके बैठना है, उसके अंदर जाके बैठना है, तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो हम अपने आप को सिर्फ जला रहे हैं, अभी विटामिन डी बेसिकली नहीं ले रहे हैं। बाकी दूसरी चीज मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल रखना है। डाइट के अंदर हमेशा से बताया गया है नमक का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, ये 2 चीज़ें हैं जो आई गेस हर बीमारी का जड़ है, क्योंकि अगर आप शुगर का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा रखते हो, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके अंदर डायबिटीज़ हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपके ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करना स्टार्ट करते हैं। देन अगर हम नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर होने का खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाइट के अंदर रखनी है। साथ साथ सप्लीमेंट लेना कोई बुराई नहीं है। सप्लीमेंट से इंसान को वो वाली चीज़ें मिलती हैं जो उसको रेगुलर बेसिस पे खाने से नहीं मिल रही हैं। तो सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे मल्टीविटामिन की फॉर्म में लें आप, कैल्शियम की फॉर्म में लें आप, दूध का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सब्जियों का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, फ्रूट्स का इंटेक रखें। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आई फील के एक बंदा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है? जी बिल्कुल, नट्स हैं, दाल हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, फिश है, तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी डाइट के अंदर इफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा होता है उससे। अच्छा, अब जो ख़वातीन ये कहती है कि नहीं भाई हमने तो अगर नट्स खाने हैं तो उससे हमें मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम अंडा खाते हैं तो जी हमारे तो स्किन इश्यूज हो जाते हैं, हमें पिंपल्स हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो इस तरह का फूड जो कि लोगों के लिए इतना हार्मफुल नहीं हो, मतलब किसी का मैदे पे वो भारी ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फेक्शन ना हो, वो कौन से कॉमन फूड है? अच्छा, ये सारी चीज़ें खाना, अगेन हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ खानी है, अब लोग भी ना उसको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं कि अगर खानी है तो बस सुबह शाम आपने खानी है। हर चीज़ एक म्याना रवि के अंदर रखनी है हमने। अगर हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप 3 बादाम ले लें, 2 पिस्ता ले लें, 1-2 काजू डाल दें उसके अंदर, एंड देन वो आप डेली इनटेक रखें आप सुबह का। अगर आपको फ्रूट्स खाने को बोला गया है तो जूस बनाने से बेहतर जहाँ आप 10 सेबों का निकाल के 1 ग्लास बनाते हैं, वहाँ आप 3 सेब खा लें या 2 सेब खा लें पूरे दिन के अंदर। तो उसका ना थोड़ा सा ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है। अब अंडा अगर हमने कहा है खाने के लिए, दैट डजंट मीन कि हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लें उस चीज़ का। तो अगर हम इसे प्रॉपर्ली एक चीज़ को खा रहे होंगे, एक अंडे से आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी आपको एक्नी या उस सारी चीज़ों का इशू आता है। अगर हम एक्सीडेड लिमिट से खाना स्टार्ट कर देंगे ना, अगर वो ज़्यादा खाना लगेंगे, देन आई गेस वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे जाके स्टार्ट। पोर्शन डाइट जो है, पोर्शन डाइट बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िया, आप हमारे शो पर आई और अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी ढेर सारी बातें की, इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो आपने हमारे साथ में शेयर की। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे सिटीज़न राइट्स के हवाले से। हम कराची के शहरी इस शहर में रहते हैं, हम एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी गैस का इशू है, कभी यहाँ पर बुनियादी सहूलियात पानी जैसी चीज़ें जो है वो नायाब हो जाती हैं और बिल सब चीज़ों के प्रॉपर आ रहे होते हैं। लेकिन सिटीज़न राइट्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। और अब इस पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है आमिर भाई को। हमें वो बताएंगे कि शहरियों की जिम्मेदारी क्या है और उनके हुकूक क्या हैं। इस पर बात करते हैं। आमिर भाई को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा आमिर भाई, बहुत अच्छा ये टॉपिक है जो हमने आज रखा है और आप यहाँ पर मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और आज हम ये जानेंगे कि जो कराची के शहरी हैं यानी जो उनके राइट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि आज तक हमें राइट्स तो शायद बुनियादी तौर पर पता नहीं चले। हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि बिल ना भरने की वजह से जो है वो शहरियों की बिजली कट गई है और जो बिल भर रहे हैं वो इस बात का खमियाजा भुगत रहे हैं कि जी बाकी बिल नहीं भर रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें तो हमने सुनी है, लेकिन राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। सिटीजन राइट्स क्या है ये बताइए। देखिए, हमारे सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ये बताना चाहूँगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में है, जो आर्टिकल 8 से 28 तक है। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है। अच्छा, उसमें अगर और आगे जाएं तो एजुकेशन भी फ्री है जो स्टेट को प्रोवाइड करनी है, पानी भी स्टेट को प्रोवाइड करना है, हमें जितनी बेसिक फंडामेंटल हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो सब स्टेट ने देनी, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। मगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता, आर्टिकल्स को फॉलो नहीं किया जाता, अवेयरनेस लोगों में नहीं है और ना ही हमारी पब्लिक को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। यहाँ तो पानी भी हमें साफ लेने के लिए खुद जाना पड़ता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी खुद मैनेज करना पड़ता है, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी। इसी वजह से तो फिर रिट फाइल होती हैं, पिटिशंस फाइल होती हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ये ऑर्डर्स करती है, क्योंकि कस्टोडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑनरेबल हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट रिट देखें आपके फंडामेंटल राइट पूरे नहीं हो रहे, स्टेट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। आप स्टेट को पार्टी बना के रिट फाइल कर सकते हैं कि जी ये मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट है जो मुझे गवर्नमेंट नहीं दे रही, मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट एजुकेशन का है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है मुझे नहीं। तो कोर्ट उसमें जो है ऑर्डर्स करती है, कोर्ट जो है गवर्नमेंट को पाबंद करती है कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, आप इनको जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये लोगों को मेरा ख्याल है मालूम नहीं, अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट पूरा नहीं हो रहा तो वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करके अपना बेसिक फंडामेंटल राइट ले सकता है, फंडामेंटल राइट ले सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने जिस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है ना, आसान अल्फाज में उन लोगों को बताएं कि उनके हुकूक क्या हैं, और अगर उस तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो कहाँ जा सकते हैं, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनिशियली क्या उनके राइट्स हैं वो कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं। देखिए, ये पूरा मुल्क आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। सही। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पर चल रहा है। जैसे मैंने कहा 8 से लेकर 28 तक हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन है, जिसमें हम आज़ादी राय है, जिसमें आज़ादी मूवमेंट है, हम कहाँ भी जा सकते हैं। और उसमें फिर और बेसिक फंडामेंटल राइट्स ये भी हैं कि एक किसी भी इंसान को एक दफ़ा गिरफ़्तार किया केस में, दूसरी दफ़ा आर्टिकल 13 कहता है कि दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार नहीं कर सकते उसी केस में। तो इस तरह बहुत से राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैं। और जैसे आपने कहा कि ये जो बेसिक राइट्स हैं, जैसे बिजली प्रोवाइड नहीं होती, पानी प्रोवाइड नहीं होता, तो इसके लिए हम तो दफ्तरों के चक्कर और डिपार्टमेंट्स के चक्कर खा के तंग आ जाते हैं। तो एक आम आदमी उस रेमेडी को हासिल करने के लिए क्या कर सकता है? तो वो ये कर सकता है कि वो हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि जी देखें मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मुझे पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, या मुझे जो है वो इजी एक्सेस नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मुझे रिस्ट्रेन किया गया है। तो उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी रिट जुरिसडिक्शंस, हाई कोर्ट की रिट्स हैं, हाई कोर्ट अपनी रिट की जुरिसडिक्शन इन्वोक करती है और गवर्नमेंट को पाबंद करती है कि जी ये इनका फंडामेंटल राइट है, इनको प्रोवाइड किया जाए। सही। अब इस एक इलाके में पानी नहीं आ रहा, 4 घर ऐसे हैं जो कि वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते टैंकर, ठीक है, लेकिन वो टैंकर डलवा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के जीना तो है, और उसके लिए वो जैसे तैसे करके भी वो सारा कुछ कर रहे हैं।
अब वो केस करते हैं मिलजुल के या जाते हैं, या उनको कोई गाइड करता है और वो सर्टन प्लेस तक पहुंचते हैं जहां पर वो शिकायत दर्ज कराते हैं, उनकी शिकायत दर्ज हो जाती है, तो जितने पैसे वो खर्च कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको उस एरिया में पानी नहीं मिल रहा और ये उनका बुनियादी हक है, तो क्या वो कंपनसेशन भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट कंपनसेशन भी कंपनसेट करता है, बल्कि डैमेजेस भी हाई कोर्ट अवार्ड करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखें, ये आपने अभी सुना होगा, जैसे ये कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, कोई पोल किसी पर गिर गया या कोई वायर गिर गई, उस पर किसी की हलाकत हो गई, या कोई मेन हॉल में ये मेन हॉल खुले होते हैं उसमें गिर, तो उसमें कंपनसेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट या ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं वो पाबंद करती हैं कि आप इनको कंपनसेट करें, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है, क्योंकि उनका उनकी नेग्लिजेंस है, ये चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, तो बिल्कुल कंपनसेशन भी होता है, उनको पेनल्टीज़ भी अवार्ड करती हैं हाई कोर्ट, तो वो देते हैं कंपनसेशन, आम शहरी को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मगर बात यह है कि थोड़ा प्रोसीजर में जाना पड़ता है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है, आप अपने ग्रीवांसेस लेके जाएंगे तो कुछ होगा ना। यहाँ तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी, कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है जी, कुछ नहीं होता, मगर नहीं होता है। सही, आपने देखा होगा कि काफ़ी केसेस में कोर्ट ने पेनल्टीज अवार्ड की हैं, कंपनसेशन दिलवाया है लोगों को जिनके नुकसानात हुए। सही, उनके जिनके नुकसानात हुए उनको भी कंपनसेशन भी मिलता है। बस बात ये है कि हमने थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन कहाँ हम बता सकते हैं, कहाँ दर्ज करा सकते हैं, कहाँ से हमारी जो शिकायत हैं उनका अजाला होगा। अच्छा, अब बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। आमिर भाई, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि होटल्स पर काम कर रहे होते हैं या कारपेंटर्स के पास काम कर रहे होते हैं, और वो शायद करना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन फिर भी वो बददिली के साथ वो काम कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, उनको नहीं पता। उन बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी है, उन्हें बताएं उनके क्या राइट्स हैं, कि अगर किसी की फैमिली ने किसी बच्चे को इस वजह से किसी भी ऐसे काम में लगा दिया है, चाहे वो कारपेंटर का काम है या फिर वो किसी शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर वो कहीं और किसी मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहते, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 14 साल से कम उम्र बच्चे को आप लेबर में नहीं डाल सकते। अच्छा, आप उसको कहीं भी जो है वो काम के लिए नहीं रख सकते। 14 साल से कम उम्र बच्चे को अगर आप रखते हैं तो उस पर जुर्माना भी है। अच्छा, पेनल्टी एक्शंस भी हैं। अगर कंप्लेन आप करें उसी जुरिस्डिक्शन के थाने में या उसी जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को कि जी देखें ये चाइल्ड लेबर हो रहा है, बाउंडेड लेबर हो रहा है, तो वो बिल्कुल वो एक्शन करते हैं, क्योंकि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी होगा तो उसको है वो इलीगल कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। बिल्कुल, ये आपने देखा होगा कि आपने चाइल्ड लेबर का कहा, तो चाइल्ड लेबर में फिर जब चाइल्ड लेबर की बात आती तो हमें इकबाल मसीह का ज़हन में आता है, जिसने जो है वो 8 साल की उम्र में बच्चों को भी छुड़वाया बाउंडेड लेबर से। कारपेट फैक्ट्री में वो काम करता था, फिर वो उसको बाद में 12 साल की उम्र में उसको जो है वो मर्डर उसका हो गया। तो ये बात ये है कि यहाँ निज़ाम ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 14 साल से कोई कम उम्र बच्चे को अगर हम कहीं भी मैकेनिक की जॉब करते हुए देखते हैं या कहीं कारपेट फैक्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में, तो ये इलीगल है, इसके खिलाफ एक्शन होता है। ये चाइल्ड लेबर में बिल्कुल ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द लॉ है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो हम सिटीज़न राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आमिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, ब्रेक में हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों को पता होने चाहिए उनके राइट्स, इसी तरीके से ख़वातीन को उनके राइट्स पता होने चाहिए। अच्छा, जो ख़वातीन घर में काम करती हैं, जो मेड्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, ज़रा ये बताइए। देखिए, जो मेड्स रखी जाती हैं वो भी 14 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। सही। और अगर वो 14 साल की हैं, जैसे वो देखें वो एक साल की पेमेंट लेके उनके माँ बाप चले जाते हैं छोड़ के, तो वो भी कैप्टिविटी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि उनको घर से उनको ग़ुलाम बना के रखा जाता है, तो ये भी चीज़ें जो है ये भी अगेंस्ट द लॉ है। आप काम करें और फिर वापस वो घर जाएं, उनको ग़ुलाम बना के वहाँ उनके पेमेंट लेके चले जाते हैं, वो 2-2 साल के लिए उनको ख़रीदा जाता है, फ़रोख्त किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, तो ये भी अगेंस्ट द लॉ है। ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काम करें, उसके बाद वो अपने घर जाएं,
वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जी 2 साल के लिए आपको यहाँ हमने जो है वो दे दिया है, तो ये भी अगेंस्ट लॉ है, ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, सिटीजन राइट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स, कॉमन कंप्लेंट्स आपके पास क्या आती हैं, क्या केसेस होते हैं? देखिए, सिटीज़न राइट्स की ज़्यादातर कंप्लेंट्स यही आती हैं कि जी ये पानी नहीं है, हाँ, बिजली नहीं है, सही। दूसरा ये है कि जी आपने देखा होगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन हॉल खुले हुए हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हाँ, नालियों में, गटरों में, तो गटर्स के ढक्कन्स नहीं है, हाँ। तो ये मेन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। फिर हाई कोर्ट जो है अपनी रिट यूज़ करके वो डायरेक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को कि ये किया जाए, पानी प्रोवाइड किया जाए। अभी रिसेंटली भी कुछ ऑर्डर्स हुए, पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं था, तो हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर किया, अपनी रिट जुरिसडिक्शन यूज़ की कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, आप इनको पानी प्रोवाइड करें। फिर वहाँ जो है लाइंस भी बिछी हैं, पानी भी आ गया है। देखिए, अभी हम यहीं पर हम पानी बिजली गैस हम इससे बाहर जा ही नहीं रहे हैं, और यही बुनियादी जो हुकूक हैं यही नहीं मिल रहे हैं कराची के शहरियों को। टेनेंसी राइट्स, हाँ, टेनेंसी राइट, देखें, टेनेंट के राइट और लैंडलॉर्ड के राइट दोनों के राइट्स हैं। टेनेंट अगर बैठा हुआ है तो टेनेंट को आप जो है वो ज़बरदस्ती खाली नहीं करा सकते, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप खाली नहीं करा सकते। अगर मालिक को जगह चाहिए तो वो इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग करेगा, सेक्शन 15 में SRPO में अपनी एक इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग फाइल करेगा, वो भी ग्राउंड्स पे होगा। किस ग्राउंड पे टेनेंट को खाली कराना चाहता है, उसको पर्सनल बोनाफाइडी ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा, या वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो इन 4-5 ग्राउंड्स पे वो खाली करा सकते हैं। अब आप टेनेंट बैठा हुआ है, आपको एक दिन का जी मैं इसको कल खाली कराऊं, तो ऐसा नहीं है। टेनेंट्स के भी राइट है, आप उसको नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद आप उसको नोटिस के अंदर बताएंगे कि जी आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, रेंट मुझे नहीं दे रहे, आप मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, आपने सब लेटिंग किया किसी और को दे दिया है, हाँ, या आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ लोग परेशान हैं, तो उसके लिए भी आप खुद कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे, वहाँ इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग फाइल करेंगे और फिर वो कब्जा आपको मिलेगा। सही, वो फिर कब्जा मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सारे जो मसले होते हैं कि जो ऑनर है और जो टेनेंट है उसके दरमियान ये बहुत इश्यूज होते हैं कि जी घर का काम, अब कौन सा काम जो है वो टेनेंट के ज़िम्मे है, कौन सा डैमेज जो है वो टेनेंट जो है वो पे करेगा, और कौन सा डैमेज जो है या कौन सी कहना चाहिए उसको रिपेयरमेंट जो है वो ऑनर करेगा, ये बताइए। देखिए, टेनेंट को जब प्रीमिसेस मिलती है, हाँ, तो टेनेंट को उस प्रीमिसेस में जो चीज़ें जैसी मिल रही हैं उसको वैसे ही रिटर्न करनी है। हाँ, वो अगर कोई डैमेज करता है, हाँ, तो ये टेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको सही करके दे, क्योंकि मालिक ने जिस कंडीशन में उसको दी थी उसको तो उस कंडीशन में चाहिए। अब वो बिल्कुल उसको जो है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट कर देता है, बिल्कुल उसका पेंट वेंट ख़राब कर देता है, या डैमेज करता है, तो ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ठीक करके दे, घर का करके दे। और मालिक की भी ये जिम्मेदारी कि वो टेनेंट को जब हैंड ओवर कर रहा है चीज़ें, तो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से देखे और रिड्यूस इन राइटिंग में लिखे कि क्या करना है, क्या क्या चीज़ें किस कंडीशन में हैं, तो ताकि ये आगे चल के ये प्रॉब्लम्स नहीं हो। सही। अगर बाकी डैमेजेस होते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे इस तरह से डैमेज होते हैं जो इटसेल्फ किसी भी वजह से हो जाते हैं, दीमक है या कोई और चीज़ है, तो वो कौन, देखिए, वो तो फिर उसका क्या करना वो तो फिर ऑनर ही कराएगा। अच्छा, वो तो फिर मालिक ही करवाएगा। हाँ, अगर वो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, हाँ, है, या वो उसने नहीं डैमेज किया, ये नेचुरल डिजास्टर है कि हाँ, जी वो दीमक लग गई, हाँ, कि वो दरवाज़ा खुद ही गिर गया या कुछ और हो गया, बारिश से हो गया, तो वो तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की है, ये तो ऑनर ही करेगा, ऑनर ही करेंगे। चलें, अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं ऐसी ख़वातीन के हवाले से जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जानना चाहती हैं कि जब उनकी डिवोर्स हो जाती है तो उनके जो हस्बैंड हैं, अगर उन्होंने उनके साथ बच्चा है और वो बच्चे की टेक केयर कर रही हैं, बच्चे को रखी हैं, तो क्या होता है कि उनके जो एक्स हस्बैंड्स होते हैं वो उस बच्चे का ख़र्चा नहीं उठाते, और अगर बहुत सारी ख़वातीन केसेस भी करती हैं तो उससे उनको लगता है कि भाई उसका वो फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर डिवोर्स के बाद भी ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करे, हाँ, बच्चे को। सही। अब बच्ची है तो उसका मैरिज तक
पे करना है। हाँ। अगर बच्चा है तो उसका 18 साल तक पे करना है। सही। ये कंपलसरी है। और अगर वो नहीं पे करते तो सूट फॉर मेंटेनेंस में जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में जाके वो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे कि जी बच्चे के ये अखराजात हैं और हस्बैंड ये अर्न करते हैं और इस जगह जॉब करते हैं, तो कोर्ट जो है वो जैसे ही केस फाइल होता है इंटरनली कहते हैं हस्बैंड को कि आप इतने पैसे जमा कराते रहें बच्चों की कफ़ालत के लिए। तो बच्चों की कफ़ालत के लिए तो बड़ा स्ट्रिक्ट हुक्म है, उसमें पनिशमेंट भी है, 6 मंथ जेल भी है, अगर वो नहीं देते तो वो सिविल इम्प्रिजमेंट भी है। तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच भी हो जाती है, अगर जो उनका बैंक अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसमें से भी कोर्ट जो है डायरेक्शन करती है कि जी ये बच्चे की कफालत के पैसे पूरे किए जाए। या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से सैलरी भी अटैच हो जाती है, को देना है, पे करना है बच्चों की कफालत के लिए। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको पे करना है, बच्चे को ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। सही, ये नहीं है कि भाई कोई आप राह फरार अख्तियार कर लें कि जी ठीक है, अगर आपकी जो एक्स वाइफ है अगर वो कह रही हैं कि जी बच्चे की किफ़ालत करें और आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कानून है और फिर आप उसको फेस करना भी पड़ता है। अब कुछ बात करते हैं आमिर भाई, इससे पहले हमने बहुत दफ़ा ना ये इशू भी डिस्कस किया है, लेकिन हर दफ़ा ये होता है कि जब भी हम ये इशू डिस्कस करते हैं तो इसके इतने सारे पहलू निकलते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन करते रहें, इसके ऊपर बात करते रहें। ये मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं और पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा का पूरा मुआशरा उनकी वजह से ख़राब होता है। चलें, जो ड्रग माफिया है वो तो लोगों को ख़राब कर रहा है, उसकी सज़ा है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी और को भी इस ड्रग्स पे लगा रहा है कि मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और तुम भी इस्तेमाल करके देखो, उसके लिए क्या लॉ है? देखिए, ड्रग्स यूज़ करना, हाँ, पोजेशन में लेना या ये सब देखें इसके लिए लॉ है। सही। नारकोटिक्स लॉ बना हुआ है, 9C 9B ये सब अट्रैक्ट होती हैं। सही। इसमें डेथ पेनल्टी है, अगर आपके पास से 1 kg या उससे ऊपर कोई नारकोटिक्स रिकवर होती है तो उसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी रखी हुई है। सही। और बात यह है कि इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी बहुत स्ट्रिक्टनेस की। आपने देखा होगा आजकल ये ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स डीलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। हाँ, तो ये जब तक ये देखें कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और वो खुद अभी कुछ केसेस भी ऐसे आए हैं जिसमें खुद मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे थे। अच्छा। वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे थे कुछ, तो वो भी गिरफ्तार हुए हैं अभी रिसेंटली, तो उनके खिलाफ भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो बात ये है कि ये जब तक गवर्नमेंट का डेटरेंस नहीं होगा, जब तक पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं होंगी, तो इसके लिए रुकावट नहीं हो सकती। किसी 2-4 को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड हो, 2-4 को पनिशमेंट अवॉर्ड हो, तो फिर देखेंगे आप डेटरेंस सोसाइटी में आ जाएगी। इससे में काफ़ी कुछ तो कमी आई है, अभी काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस किए हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। सही। अच्छा, अगर बैंकिंग फ्रॉड हो जाए, किसी के साथ लेन देन के मामलात में फ्रॉड हो जाए, चेक बाउंस हो जाए, अमाउंट का प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए क्या लॉ है, उसको कैसे डील आउट किया जाए? देखिए, अगर चेक का फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी पीपीसी में सेक्शन 489F है। सही। उसके जिसने चेक डिसऑनेस्टी बेसिस पर दिया है। हाँ। देखिए, चेक अगर किसी को दिया जाता है उसके भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, रीपेमेंट, ऑब्लिगेशन और डिसऑनेस्टी। इन 3 बेसिस पर अगर किसी को चेक दिया गया है फ्रॉड या इसके बेसिस पे, तो वो FIR लॉन्च करवा सकता है 489F में। उसकी पनिशमेंट 3 ईयर है। उसमें जो है वो अगर वो पेमेंट चाहते हैं तो पैरेलल समरी सूट भी फाइल किया जा सकता है। तो पीपीसी में सेक्शन 489F का मौजूद है। अगर कोई किसी को फेक चेक देता है या इनसफिशिएंट फंड है तो उसकी FIR लॉन्च हो सकती है, उसका ट्रायल होगा। तो इसके लिए भी काफ़ी बेल्स नहीं मिलती, कोर्ट मुश्किल से बेल देती है, या इक्वल अमाउंट जो किसी के साथ किया है कहते हैं वो जमा करा दें तो हम आपको बेल देते हैं। हैरेसमेंट, किसी को बुली करना, किसी को फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भेजना, सोशल मीडिया पर तंग करना या किसी को राह चलते हुए तंग करना, तो इस हवाले से क्या लॉ है? देखिए, उसका भी साइबर क्राइम एक्ट है। साइबर क्राइम में अगर वो किसी को हैरेसमेंट के, तो वुमेन मॉडेस्टी के पीपीसी में सेक्शन 509 है। आप चाह सकते हैं, आप जो है वो मौतसबे आला बैठे हुए हैरेसमेंट के, आप उनके पास जा सकते हैं, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और जो है अगर और
आप लोग क्या कहते हैं FIR भी लॉन्च होती हैं। दूसरा अगर साइबर में है, थ्रू मोबाइल हो रहा है या थ्रू डिजिटल किसी निज़ाम से हो रहा है, तो साइबर क्राइम में भी जा सकते हैं हम। साइबर एक्ट है, उसमें भी FIR लॉन्च हो रही हैं। तो बल्कि बहुत अच्छा प्रोसीजर गवर्नमेंट ने एक अपना मौसम आला वुमेन हैरेसमेंट का बना दिया है। वो वहाँ वो जो है इंटरटेन करते हैं, एक एप्लीकेशन को ही पूरा केस में कन्वर्ट करके कॉग्निजेंस लेते हैं, ट्रायल होता है, पनिशमेंट अवार्ड होती है। इवन जो आपने देखा होगा कि ऑफिसेज में जो हैरेसमेंट होती है या जो है उसके लिए भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन है उनकी बल्कि बॉसेस की जो है वो सैलरी भी स्टॉप कर दी, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया गया है। तो काफ़ी हमने केसेस देखे हैं इसमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे शो पर आए और बहुत मुफीद बातें आज हमने की, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। और अभी तो इतने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है तो नेक्स्ट टाइम फिर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का टॉपिक रखें जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। स्किन केयर की बात करते हैं, गर्मियों में स्किन केयर कैसे की जाए। और जो स्किन केयर है उस हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं कि भाई हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग है। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, और किसी की स्किन इस तरह से है कि वो फॉर ऑल स्किन टाइप के ज़मरे में आ जाती है, नॉर्मल स्किन है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ख़वातीन ये सोचती हैं कि किस तरीके से गर्मियों में जो है वो स्किन केयर की जाए और अपनी स्किन की केयर करते हुए अपनी स्किन पे कैसे ग्लो लाया जाए, कैसे चमक लाई जाए, ग्लास स्किन कैसे हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं डॉक्टर लाइबा शेख मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अपने काम की बहुत एक्सपर्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा लाइबा, ये बताइए कि स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए, और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे नए ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अब 2026 में ट्रेंड बन गए हैं। सबा, स्किन की केयर गर्मियों में अगेन सनब्लॉक का इस्तेमाल बेतहाशा करना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद टॉप अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका असर ख़त्म हो जाता है। चाहे आप घर के अंदर हैं, चाहे आप घर के बाहर हैं, चाहे आप मीडिया रिलेटेड हैं, आप अगर इवन यूर इन द स्टूडियो, आपके ऊपर लाइट्स पड़ रही हैं, इट्स ऑल यू ऑल हैव यूवी एक्सपोजर गोइंग ऑन। सनब्लॉक इज़ मैंडेटरी, उस पर कोई वो नहीं है कि नहीं लगाना, ये लगाना है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सबा के हमारी स्किन ऑयली है तो इसमें हम फर्दर क्या मॉइस्चराइजर लगाएं। बट आपकी अगर स्किन ऑयली है दैट मीन्स आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करें तो आपकी स्किन अपना ऑयल फेंक रही है, वो खुद एक्सक्रीट करती है आउट एंड इट गिव्स यू मोर ऑयली स्किन एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू एक्ने। ठीक है, तो ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। यस, जिस तरह आपने मेंशन किया, स्किन टाइप्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ऑयली स्किन वाले वाटर बेस्ड, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो सेरामाइड बेस्ड या यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। ठीक है, सही। नाउ कमिंग बैक टू द स्किन ट्रीटमेंट्स, ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है सबा। इतनी स्किन ट्रीटमेंट्स हैं और हर किसी के अपने इट्स लाइक समथिंग जिसमें हम एंड नहीं कर सकते। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लाइंट्स, आई से क्लाइंट्स बिकॉज वो पेशेंट्स नहीं है। पेशेंट्स वो होते हैं जो बीमार होते हैं, ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है, कि ये एक ऐसी चीज है, एक दफा आप इसमें घुस गए सबा, देयर इज नो कमिंग बैक। सही, एक के बाद एक ट्रीटमेंट आपको लगता है कि ये भी ट्रीटमेंट आपके लिए बना है, वो ट्रीटमेंट भी आपके लिए बना है, और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। लाइबा, कोई रास्ता नहीं, सही बात है, कोई रास्ता नहीं। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप यू रेडी कि आप इसके लिए साइन अप करोगे एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फिर आप यू कैन ओनली स्टार्ट दिस। बिकॉज एक तो ये ट्रीटमेंट्स सबा कंसिस्टेंसी मांगती हैं, दूसरा ये सेशंस मांगती हैं। तो अगर आप इसके लिए विलिंग नहीं हो तो फिर आप इसमें कूदो ही नहीं। एक चीज, अब आगे 2026 का ट्रेंड सबा, लकीली द ट्रेंड फिलर्स का खत्म हो गया है। अब फिलर्स का खत्म हो गया, हाँ, बल्कि बोटॉक्स का रुझान भी कम होता जा रहा है। बोटॉक्स का रुझान इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि अब नेचुरली कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह हमारी कोलेजन इतना स्टिमुलेट हो जाए कि हमें बोटॉक्स की जरूरत ही ना पड़े। तो लकीली पीपल आर आउट ऑफ फिलर्स नाउ, पीपल आर लुकिंग फॉर मोर वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ कोलेजन, व्हिच इज अ वेरी गुड। ठीक है, उसके लिए फिर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। कोलेजन स्टिमुलेट किस तरह हो सकता है,
हाइफू है, वी हैव माइक्रोनीडलिंग, वी हैव कोलेजन इंजेक्शंस, वी हैव PDRN, सैल्मन DNA, ये सारी चीजें हैं जो फिर इसको कोलेजन स्टिमुलेट करती हैं। अब अगेन डिपेंड करता है कि, और ऑल्सो सब आई वुड रिकमेंड, जिस तरह हमने टॉपिक गर्मियों से स्टार्ट किया, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं गर्मियों में रिकमेंड नहीं करती करवाना। अच्छा, वो कौन से? एक केमिकल पील, ओके, आई थिंक ये वेदर नहीं है, बिल्कुल भी वेदर नहीं है, क्योंकि उसकी आफ्टर केयर इतनी मुश्किल हो जाती है कि यू कैन नॉट डील विद इट, और अगर आप केयर नहीं करते तो वो फर्दर PIH पे चला जाता है, विच इज मोर पिगमेंटेशन, और उसको डील करना कम से कम 1.5 से 2 साल की कहानी है। सही। तो दैट्स व्हाई नो पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट विद केमिकल पील एंड CO2 लेजर, CO2 और फ्रैक्शनल लेजर जो चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, वो भी मैं रिकमेंड इस वेदर में नहीं करती। अच्छा, उसकी रीजन? उसका डाउन टाइम तब कोई फ्रैक्शनल CO2 लेजर का है कम से कम 10 से 15 दिन है, ठीक है। आप अंदर, आपको हम रेकमेंड करते हैं कि प्लीज इंडोर्स रहें, बाहर मत जाएं। वो स्किन पूरी पील ऑफ होती है, एक तरीके से स्किन की लेयर को जलाना ही होता है, राइट? तो वो पूरी पील ऑफ होती है, वो जो प्रोसेस है, अगर उसमें आप धूप में गए, वो आपकी बिल्कुल रॉ स्किन है, उस पर हल्की सी धूप लगी, वो पिगमेंटेशन हो जाएगी, एंड दैट विल लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सही। और वो बहुत डार्क मार्क हो जाता है जो फ्रैक्शनल लेजर के बाद। तो गर्मियों में फिर कौन सी ट्रीटमेंट आप प्रेफर करती हैं अपने क्लाइंट्स को कि गर्मियों में ये ट्रीटमेंट्स ले लीजिए, ये बेस्ट है स्किन के लिए, इससे आपकी स्किन जो है स्मूथ भी हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी भी बेहतर हो जाएगी, कोलेजन का मसला भी खत्म हो जाएगा, और जो ग्लो है, मतलब जो हाई डिमांड में आजकल एक चीज़ है ना, ग्लास स्किन और ग्लो, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी? Sabah, I would recommend for skin boosters at this point. Okay. Collagen stimulation की अगर आप बात करें तो a very low level पे, जिस तरह की deep microneedling है, deep microneedling भी इस वक्त dangerous है। low level की microneedling आप करते हैं ताकि हल्की सी collagen stimulation होती रहे। बाकी you can use injections, you can do HIFU, जो superficial चीजें वो आप कर सकते हो। बट अगर आप कुछ बहुत डीप करना चाह रहे हो तो दिस इज नॉट द वेदर टू डू सो। सही, यानी कि जो भी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स हैं आप उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो आप कर लें, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाना चाह रहे हैं तो फिर आप ना करें, राइट? नहीं, वो नहीं, मई जून जुलाई ये 3 महीने नहीं। ओके, तो अभी स्किन ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, अभी स्किन केयर कैसे शुरू की जाए? नहीं चाह रहा कोई कि भाई हम ट्रीटमेंट कराएं, हाइड्रा फेशियल से ही काम चला लें, तो हाइड्रा फेशियल इज फाइन इनफ? हाइड्रा फेशियल सबा इज नॉट अ ट्रीटमेंट, वो क्लिनजिंग करेगी, वो आपकी हाइड्रेशन करेगी, बट यस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ट्रीटमेंट। उसका रीजन ये है, सब अगर आपकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है स्किन की, तो मैं कुछ भी ट्रीट करूं वो रिजल्ट नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि एक स्किन बैरियर है हमारा, जब यही टूटा हुआ है तो अंदर मैं जो भी डाल रही हूँ वो लॉक नहीं हो रहा, ठीक है, वो फिर निकल आता है। तो जब तक ये मेंटेन नहीं है, ये बंद नहीं होगा, विच इज स्किन बैरियर, तो मैं अंदर मीजोथेरेपी करूं, मैं सिरम्स डालूं, मैं इंजेक्शंस करूं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए द की इज हाइड्रेशन एंड दैट इज थ्रू अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। अगर आपको लग रहा है मॉइस्चराइजर भी हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस जो हम डालते हैं और आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है। सही। तो बेसिक की इज हाइड्रेशन, टू बी ऑनेस्ट। सही, हाइड्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऊपर क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास आते हैं या दीगर जगहों पर जाते हैं, उनका सवाल ये होता है कि ठीक है ट्रीटमेंट तो हमने ले लिया, अब एक सेशन जो है वो 22 डेज़ के बाद है, 15 डेज़ के बाद है या 1 वीक के बाद है, राइट? लेकिन उसके बीच में, उसके दरमियान फेशियल्स कराए जा सकते हैं, उसके दरमियान जाके जो है वो स्किन ट्रीटमेंट जो रैंडम पॉलर है वहाँ से कराया जा सकता है कि भाई आपने वैक्स करा लिया, फेशियल करा लिया, आपने होता है ना कि फेस वैक्स लोग करा रहे होते हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं सबा, मैं रिकमेंड नहीं करती। मैं वैसे आई डोंट रिकमेंड कि आप वैक्स भी करो, क्योंकि वैक्स एक है कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो, बेसिकली खींचते हो बार बार, राइट? अपनी स्किन को खींचते हो, बहुत एग्रेसिवली खींचते हैं। और सबा कभी वैक्स बहुत गर्म होती है, वो बर्न कर देती है। कुछ आपने लोगों को देखा होगा वैक्स के बाद बहुत एक्ने निकलती है उनको एकदम फेस पे। तो ये आई डोंट रिकमेंड ईदर वेज टू डू वैक्सिंग। अगर आप कुछ लोग हैं अभी भी लेजर से डरते हैं, बट लेजर बहुत सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। खुदा ना खास्ते मैंने कुछ क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं हमें सुना है इससे स्किन कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना स्किन कैंसर होता है ना ऐसा कुछ होता है। आप प्लीज लेजर की तरफ जाएं। हाँ, बाकी जो आप फेशियल वगैरह करा रहे हैं, अगर माइल्ड क्लेंजिंग करा रहे हैं दैट्स फाइन, बट पॉलिशेस, स्किन ब्लीचेस, व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग फेशियल, नन ऑफ दैट एग्जिस्ट्स, मत कराएं। ये फेशियल्स नहीं कराने चाहिए। लाइबा कैटेगोरिकली कह रही हैं कि अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं तो रैंडम पॉलर पे जाकर ये जो फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल है, फेस वैक्स है, अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट जो है एस्थेटिक के साथ है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर लाइबा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लाइबा, ये बताइएगा कि ये जो PDRN है ये एक्सपेंसिव है, मगर ख़वातीन की अवलीन तरजीह क्यों है? ये बाकी ट्रीटमेंट से क्यों मुख्तलिफ है? तो PDRN ना इंस्टाग्राम ट्रेंड बन गया है। दैट्स द थिंग, बेसिकली वो एक इंस्टाग्राम ट्रेंड बन गया है और नो डाउट वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर वर्किंग रियली रियली वेल। अब वो उनका बेसिक काम क्या है? दे आर एक्चुअली सिग्नल्स, जो हम सिग्नल्स देते हैं अपने सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए, और वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि किस क्वालिटी का हम सिग्नल दे रहे हैं। इस वजह से उसमें प्राइस में रेंजेस बहुत हैं, डिफरेंस बहुत है। दैट्स द थिंग। और वो बहुत कोलेजन स्टिमुलेट करता है और बड़े नेचुरल तरीके से करता है। उससे आपकी फाइन लाइंस इंप्रूव होती हैं, आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है। इट्स बेसिकली प्रिवेंशन फॉर बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो इस वजह से लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, और स्पेशली इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर अंडर आईज। अच्छा। जिनकी अंडर आई हॉलोनेस है, जिनको डार्कनेस है, जिनकी उस एरिया में स्किन बहुत पतली है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। इट्स वर्किंग रियली रियली वेल। अच्छा, सही। यानी कि जो डार्क सर्कल्स जिनके ज़्यादा है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है, वो PDRN की तरफ जा सकते हैं। लेकिन PDRN अकेले नहीं, आपका जो भी एक्सपर्ट है उनको वो आपकी कंडीशन देखेंगे और बताएंगे, क्योंकि एट टाइम्स आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग की भी जरूरत होती है अगर बहुत डार्क है। तो उस सूरत में हम या तो PRP मिक्स करते हैं या ट्रांसमिक एसिड मिक्स करते हैं। वो आपके डॉक्टर को पता होगा बिफोर दे ट्रीट यू कि आपको किस चीज की एग्जैक्टली जरूरत है। अच्छा लाइबा, लोग एक ट्रीटमेंट के साथ एक ट्रीटमेंट के साथ लोग जो है वो दूसरा ट्रीटमेंट भी ऐड करा लेते हैं कि इसमें जो है वो आप हमें कोलेजन भी कर दें, फिर आप हमारे स्किन बूस्टर भी कर दें। ये सही रहता है? जी, सीरम ऐड करवा लेते हैं। कंडीशन उस टाइम क्या है, उस टाइम कंडीशन क्या है, किस पर्पस के लिए है। बट एक चीज बहुत गलत है सबा के लोगों के इवेंट होते हैं और वो 2 से 3 दिन पहले आके कहते हैं आप हमारे 4 ट्रीटमेंट्स कर दें, हमें कोई ब्रूज भी ना हो, हमें कोई रेडनेस भी ना हो, ये सब ना हो। वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका माइंडसेट है आपने 2-3 ट्रीटमेंट्स करानी है तो प्लीज 15 से 20 दिन पहले आना शुरू करें, ठीक है? तो बट अगेन, अगर कोई खुदा ना खास्ता इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको कुछ ट्रीटमेंट्स करानी है, तो आपका प्रैक्टिशनर बता सकता है कि 3 चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। जिस तरह हाइड्रा फेशियल और स्किन बूस्टर साथ में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, अगर आपने लेजर किया हुआ है उसके ऊपर मैं कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहूँ जिस तरह माइक्रो नीडलिंग है, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें मुझे गैप देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। ब्राइड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? प्लीज सुकून, सोने से स्ट्रेस कम है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चूज करना मुश्किल होता है ना, मतलब एक ब्राइड को, अगर एक ब्राइड जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक पे बैठी हुई है ना, तो आप देखिए वो घंटों लगा देते हैं वो और उनकी फैमिली की, कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं, कैसे करवाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, 3 महीने पहले आएँ, 2 महीने पहले आए। जरा बताएं तो सही कि जो ब्राइड्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो कितने महीने पहले जो है वो चले जाएं, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, एस्थेटिक क्लिनिक्स के पास जाएं, या आपने जिस तरह से कहा है कि बस सोएं, आराम करें, सुकून करें? देखिए, इसमें ब्राइड्स जो है ना, वो एक ब्राइडजिला बनी हुई होती हैं, बहुत स्ट्रेस में होती हैं। तो वो होता ये है कि उनकी स्किन बिल्कुल स्ट्रेस से कनेक्टेड है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में होगी, आपकी पिगमेंटेशन बहुत वाजे होगी, आपको एक्ने बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो वो फिर डॉक्टर के लिए ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, और दूसरा ये है कि अब मैंने देखा है ब्राइड्स ना हर चीज अपने कंट्रोल में चाह रही होती हैं। वो जो होती है ना, अपनी शादी की बोट वही चला रही होती हैं, बाकी सब पैसेंजर्स होते हैं। तो वो इतना उन पर स्ट्रेस होता है एंड दे आर अनएबल टू परफॉर्म। उनकी जो है ना वो स्किन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती ट्रीटमेंट्स पे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, दे नॉट स्लीपिंग वेल। तो सजेशन ये है कि वो दे शुड स्लीप वेल, दे शुड बी लेस ऑन द स्ट्रेस, हाइड्रेशन अपनी लाइक आई सेड थ्रू मॉइस्चराइजर या व्हाटएवर मेंटेन रखें। स्किन ट्रीटमेंट पे अगर आना है सबा, तो डिपेंड्स कि अगेन स्किन कंसर्न क्या है, एक्नी स्कारिंग है या ऐसा कुछ इशू है, तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले, क्योंकि एक्नी स्कार को ट्रीट करने में एटलीस्ट 4 से 5 महीने लगता है डेफिनेटली। सही। अच्छा, एक्नी स्कार को ठीक करने में 4 से 5 महीने लगते हैं। इसी के पैरेलल 2 टोन भी होती है, जगह जगह जो है वो झाइयाँ से भी बनी हुई होती हैं लाइबा, उसका ट्रीटमेंट जो है उसके लिए क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं? सबा वो डिपेंड करता है कि झाइयाँ कितने टाइम से हैं, हार्मोनल हैं, अगेन स्ट्रेस की वजह से आई हैं या सन डैमेज की वजह से आई हैं, ठीक है? अगर तो वो हार्मोनल हैं तो वो ट्रीट हो जाएंगी, अगर हम हार्मोन को भी साइड बाय साइड ट्रीट करें, और प्लस उसके साथ हम ट्रांसमिक एसिड, केमिकल पील्स के कॉम्बिनेशन के साथ, PRP के साथ लाइक एसिड मिक्स एंड मैच करके ट्रीटमेंट्स करते हैं। डिपेंड करता है स्किन किस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है। एक ये बहुत बड़ा हमारे में मैंने देखा है पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, आप 4 सेशन PRP के कराएं, फिर हम देखेंगे रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे। नहीं, आपको रिजल्ट 2 सेशन में पता चल जाता है। एट टाइम्स पहले में पता चलता है आ रहा है नहीं आ रहा, उसको 4 सेशन की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो फिर उस सूरत में हम ट्रीटमेंट चेंज करते हैं।
सेम वे इस पे यहाँ पे जो भी ब्राइड है या जो भी है, अगर आपकी जाइयाँ हार्मोनल नहीं है और किसी सन डैमेज स्ट्रेस की वजह से हुई है तो फिर वो 2-3 महीने में ठीक हो सकती हैं। हम उसमें आपको आफ्टर केयर भी देते हैं जो आप यूज कर सकते हो घर पे, एंड देन ट्रीटमेंट्स विद अस एज वेल। सही। अच्छा, आईवी ड्रिप्स जो है वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। अभी पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, अब थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है। क्या फ़ायदा क्या है इसका? सबा आईवी बहुत सारी चीजों के लिए आ गई है। पहले तो सिर्फ ब्राइटनिंग और गोरे होने के लिए थी, लेकिन अब हाइड्रेशन, कोलेजन, नैड, एनर्जी लेवल, बहुत सारी चीजों के लिए आ गई है। डिपेंड्स आप कौन सी आईवी की बात कर रही हैं। अगर तो नैड है, आई एग्री, लेनी चाहिए। एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है। जिन लोगों को स्किन ब्राइटनिंग के लिए बात कर रही हूँ, स्किन ब्राइटनिंग के लिए सबा मैं आई एम नॉट वेरी प्रो विद इट, बिकॉज लोग जो है ना बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप 6 आईवीज लेंगे और आप गोरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको 30-40 आईवीज लेनी पड़ती हैं, फिर जाके आपके 2 या 1 शेड डाउन होते हो आप, और उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली ये देखें, ये गलत है। दिस वॉज अ ट्रीटमेंट डन इन कैंसर पेशेंट्स ताकि उनकी टॉक्सिसिटी निकली जाए। वो गोरे हो रहे थे और हमने इसको एक बना लिया कि हमने उन्हीं दवाइयों से अब हमने गोरा होना है। बेसिकली हम अपना मेलानिन मार रहे हैं, जो कि हमें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। तो टेक्निकली इट्स ओके, बट हाँ, अगर आपको अनइवन स्किन टोन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेलास्मा है, उसमें आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप लें तो ठीक है, क्योंकि आपको मेलानिन सप्रेस कर रहे हैं। बट अगर कुछ नहीं है और आप वैसे ही गोरे होना चाहते हैं तो प्लीज मत लें। सही। स्किन केयर के लिए मास्क का इस्तेमाल भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आप क्या प्रेफर करती हैं? कि कुछ लोग तो होम रेमेडी कर लेते हैं कि घर में ही जो है वो खीरे का मास्क लगा लिया या फिर बेसन लगा लिया एंड ऑल दैट। आप क्या प्रेफर करती हैं कि घर में होम रेमेडी के लिए ये मास्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या आप पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल मास्क जो है वो लोगों को सजेस्ट करती हैं? हम सबा में होम रेमेडीज खुद भी लोगों को रेकमेंड करती हूँ। अच्छा। वो करें, जरूर करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन होम रेमेडी को किस तरह आप इस्तेमाल करें वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारी खवातीन को सुना है कि वो लेमन डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगा लेती हैं क्योंकि वो ब्राइट करता है। अगर आप डायरेक्टली लेमन अपनी स्किन पे लगा रही हैं, सिर्फ लेमन जूस लगा रही हैं, तो आप अपना स्किन बैरियर तबाह और बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है। सेम वे फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लोग मिक्स कर लेते हैं टूथपेस्ट के साथ और इन चीजों के साथ, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। लेकिन जिस तरह हम बेसन का, जो हमारी माएँ बनाती रही हैं, हमारी नानी दादियाँ बनाती रही हैं, बेसन का, टमाटर का, चावलों के आटे का मास्क, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। बट अगेन अपनी स्किन टाइप जान के। ऑल्सो अगर आपको कोई अंडरलाइंग स्किन कंडीशन है, आपको एक्जिमा है, आपको एक्ने है, तो फिर प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर प्लेन स्किन है, टैन हो गए हैं, घर पे आपने यू वांट टू एंटी टैन योरसेल्फ, तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक्ने एक्टिव है, एक्जिमा है, लाइकन प्लेनेस है, कोई इस तरह के इश्यूज हैं, सोराइसिस है, तो प्लीज ये चीजें मत करें। फिर आपको अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर लाइबा शेख। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई लाइबा के साथ। और बात यही है कि हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें, जब भी आप ये सारी प्रोडक्ट्स खरीदें या आप एस्थेटिक के पास जाएं, तो अपनी स्किन टाइप चेक करें और जो ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए है, रेलेवेंट ट्रीटमेंट, वही आप ट्रीटमेंट करवाएं जाके। अगर आप सैलून जा रहे हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट अवॉइड करें। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पर जाना अवॉइड करें। और फेस वैक्स आपने बिल्कुल नहीं कराना है। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।